एक बात का अलबत्ता इसने फैसला कर लिया था कि रियासत शाह ने इसे नोटों का जो ब्रीफ केस दिया था वो इसे जरूर वापस करेगा। वो कम से कम इतना नहीं गिरना चाहता था कि उन लोगों की सतह पर ही आ जाता। नत्थू खान रात देर गए तक करवटें बदलता रहा। उसे नींद शायद रात के दूसरे पहर ही आई थी। सारी जिंदगी इसने चोरों की तरह गुजारी थी। वो अपनी हिफाजत खुद करने के असूल का कायल रहा था। न उसने सारी जिंदगी कोई बॉडीगार्ड रखा था, ना ही इस बात को कभी पसंद किया था। इस गांव में शायद ही कोई ऐसा घराना था जो इसका ममनून एहसान न रहा हो। उसने अपने गांव के दर्जनों गरीब बच्चियों को ब्याहा और इनके घरों को आबाद करवाया था। वो लोग इसके एक इशारे पर अपनी जान दे सकते थे, उसकी उन नेकियां ही की वजह से। आज तक पुलिस को इस गांव में दाखिल होने की जरूरत नहीं हुई थी। जब भी पुलिस ने नत्थू खान के घर से चोरी का कोई जानवर बरामद करने की कोशिश की, सारा गांव दीवार बनकर पुलिस के रास्ते में खड़ा हो जाता था। लेकिन उसने कभी इन लोगों को यह इजाजत नहीं दी थी कि उसकी हिफाजत के लिए पहरे देना शुरू कर दें। उसे अपनी कुव्वत बाजू पर कम से कम इतना भरोसा था कि वो किसी भी मुमकिन आफत से खुद को बचा सकता था। फजल शाह के पास सिर्फ 5-6 घंटे का वक्त था। वो जो कुछ भी करना चाहता था इसी दरमियान कर सकता था। यहाँ से नत्थू खान के गांव का फासला तो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसे अपना प्लान अगली रात का रखा था, जबकि इस खबर ने उसे फ़ौरन मंसूबे पर अमल पैरा होने का सिग्नल दे दिया था। इस वक्त उसका वफादार मुलाजिम आशिक और बिल्ला इसके सामने मौजूद थे। सारी बात समझ गए ना? फजल शाह ने आशिक की तरफ देखते हुए कहा। बिल्कुल समझ आ गई शाहजी, आप बेफिक्र होकर सो जाएं, सुबह खुशखबरी आपको मिल जाएगी। आशिक ने गर्दन हिलाई। ठीक है शाबाश, तुम निकल जाओ यहाँ से, रामगढ़ तक पैदल जाना, घोड़ी वहाँ से तुम्हें मिल जाएगी। ख्याल रखना आशिक, असल काम तुम्हारा है, कत्ल के बाद ही तुमने असली खेल खेलना है। अपने पैरों पर पक्के रहना। फजल शाह ने उन्हें जाने का इशारा करते हुए कहा। आपने यूं ही तकल्लुफ़ किया शाहजी, इसकी ज़रूरत नहीं थी। मेरे लिए ये कोई मसला नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी था। बिल्ले बदमाश ने अपने नंबर बनानी चाहिए। बिल्ले तुम दलेर आदमी हो, मुझे इल्म है तुम्हारे लिए नत्थू खान को कत्ल करना बाएं हाथ का खेल था। लेकिन मेरी जान, ये शहर नहीं, यहाँ काम बड़े हिसाब किताब से करना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि मामूली सी गलती हो और हमें नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान उठाना पड़े। तुमने उसे कत्ल करना है, बाकी सारा काम आशिक करेगा। बस जैसे ये कहे तुम वैसे ही अमल करना। फजल शाह ने उसे समझाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद दोनों उस गांव की तरफ रवाना हो गए जहां से उन्होंने एक घोड़ी लेनी थी। इस गांव का फासला यहाँ से आधे घंटे की मुसाफत का था। घोड़ी चोरी की थी और फजल शाह का एक मुकामी मुजरिम साथी गांव के बाहर मौजूद ट्यूबवेल पर घोड़ी समेत उनका मुंतजिर था। दोनों एक ही घोड़ी पर सवार हो गए। अब आशिक का काम शुरू हुआ था, जिसके लिए इसे फजल शाह ने अलग खुसूसी हिदायत दी थी। आशिक ने घोड़ी को एड़ लगाई। घोड़ी बड़ी मजबूत काठी की मालिक थी। क्या मजाल जो इसने दोनों को इस बात का एहसास होने दिया हो कि उस पर कितने सवार मौजूद हैं। आशिक ने वो रास्ता अपनाया था जो पलवाल से नत्थू खान की तरफ आया था। इसके लिए उसे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, बस उन्होंने एक छोटा सा चक्कर काटा था। नत्थू खान का नजदीक तरीन गांव पलवाल ही था। घोड़ी को अब उसने एक ऐसे रास्ते पर डाला था जहां वो अपने कदमों के निशानात छोड़ती जा रही थी। इस तरह वो ये साबित करना चाहता था कि हमलावर पुलवाल की तरफ से आए हैं। 15-20 मिनट की मजीद मुसाफत के बाद वो नत्थू खान के गांव के नज़दीक पहुंच गए। यहाँ से आशिक ने घोड़ी की चाल बदल ली। अब वो आहिस्ता आहिस्ता गांव की तरफ आ रहे थे। गांव के बाहर जहाँ खेतों का सिलसिला शुरू होता था, आशिक वहाँ रुक गया। यूं रुक गया था जैसे उसे यहाँ किसी का इंतजार रहा हो। चंद मिनट बाद ही खेतों में सरसराहट हुई। बिल्ले का हाथ फौरन अपने पिस्तौल की तरफ गया, लेकिन आशिक ने उसके कंधे पर हाथ का हल्का सा दबाव डालकर उसे एहसास दिलाया कि आने वाले उनके दोस्त हैं। अगले ही लम्हे उसके सामने गांव का चौकीदार और जेजा तेली मौजूद थे। मैदान साफ है। नत्थू खान बाहर वाली हवेली के दरमियान सो रहा है। चौकीदार ने, जो फजल शाह का जर खरीद टट्टू बन चुका था, उन्हें कहा, ठीक है बिल्ले, तुम इसके साथ जाओ, जिसकी ये निशानदेही करेगा उसे कत्ल करना है। आशिक ने कहा, चलो ठीक है। बिल्ले ने पिस्तौल हाथ में थाम लिया और चौकीदार के साथ नत्थू खान की हवेली की तरफ चल दिया, जो गांव की आबादी के एक कोने पर वाक़ थी। उसके लिए ये अमर बेहद बाइसे तस्कीन था कि गांव का चौकीदार भी उनका साथी है। अब उसका काम खासा आसान हो गया था। उनकी रवानगी के करीबन 2 मिनट बाद ही जेजे ने कोई ख़ास इशारा किया तो खेतों से 3 आदमी और बाहर निकल आए, जिन्होंने हाथों में मुकामी देहातियों की तरह बर्छियाँ और कुल्हाड़ियाँ पकड़ रखी थी। उन्हें समझा दिया है ना? आशिक ने जेजे से दरियाफ्त किया। बिल्कुल समझ गए हैं जनाब। उनमें से एक ने जेजे की बजाय जवाब दिया। शाबाश, बड़ी होशियारी से काम होना है।
और अभी 2-3 रोज तक किसी ने तुम में से शाहपुर के नज़दीक नहीं फटकना। मेरी बात समझ गए ना? आशिक ने इन्हें सरगोशी के अंदाज में कहा। तीनों ने बेवकूफ़ों की तरह सर हिला दिए। बिल्ला चौकीदार की रहनुमाई में बड़ी इत्मीनान से चलता नत्थू खान की हवेली तक आया था। चौकीदार ने हवेली की छोटी सी दीवार की तरफ इशारा करते हुए इसे बताया कि अंदर सहन में चारपाइयों पर नत्थू खान सो रहा है। उसकी आदत थी, वो गर्मियों में सहन में अकेला ही सोया करता था। छोटी सी दीवार बिल्ले ने बंदर किसी फुर्ती से फलांगी और बिल्ली की तरह पंजों पर अंदर चलता गया। उसने सहन में सोए नत्थू खान को हरकत करने का मौका दिए बगैर इसके जिस्म पर सारा पिस्तौल खाली कर दिया और बिजली किसी तेजी से बाहर को लपकर उसकी हैरत की इंतहा न रही। चौकीदार वहां से गायब था। हालांकि उसे जो मंसूबा समझाया गया था उसके मुताबिक चौकीदार को वहीं होना चाहिए था। फायरिंग की आवाज़ से सारा गांव बेदार हो गया था। बिल्ले ने अंदाजे से इसी सिमत भागना शुरू कर दिया जहां उसके ख्याल के मुताबिक आशिक घोड़ी समेत मौजूद था। अभी वो बमुश्किल 15-20 गज दूर ही दौड़ पाया था जब अचानक उसके सर पर कयामत टूट पड़ी। किसी ने शोर मचाते हुए इसके सर पर कुल्हाड़ी का जोरदार वार किया था। बिल्ला चकरा कर गिर पड़ा। ये जेजा तेली और इसके साथी थे जिन्होंने गांव के बाकी लोगों के वहां तक पहुंचने से पहले बिल्ले को मौत की नींद सुला दिया था। एक घुड़सवार भी इसके साथ है, उस तरफ भागा है, जेजे ने चीखते हुए कहा और कुछ लोग उधर को भागे, लेकिन उनके मतलूबा जगह पहुंचने तक घुड़सवार उनकी दस्तरस से बाहर हो चुका था। बहुत से लोगों ने उसे पलवाल की तरफ भागते हुए देख लिया था। नत्थू खान कत्ल हो गया। चंद मिनट बाद ही गांव के लोग हथियारों समेत बाहर खेतों की तरफ भागे, जोशे गजब से पागल हुए जा रहे थे। कई एक ने तो मुर्दा बिल्ले के जिस्म पर भी गुस्सा निकाला था। सारे गांव में यह खबर बिजली की तरह फैल गई कि 2 हमलावरों ने नत्थू खान पर हमला किया था। एक को तो गांव के लोगों ने भागते हुए मार डाला जिसके हाथ में खाली पिस्तौल भी पकड़ा हुआ था, जबकि उसका दूसरा साथी घोड़ी पर पलवाल की तरफ भाग गया है। अली उस सुबह ही वहां नजदीक दूर के गांव से सैकड़ों लोग जमा हो गए थे। उन सबको जेजे तेली के साथी अलग अलग टोलियों में एक ही बात बावर करवा रहे थे कि हमलावर पलवाल की तरफ से आए थे। नजर मोहम्मद का बुरा हाल था, उसके ओसान खता हो रहे थे, लेकिन गांव के खोजी ने अपना फर्ज नहीं बुलाया था। उसने घोड़ी का खुरा नजदीकी खेतों से उठाया और उसे पुलवाल तक ले गए। खोजी ने नत्थू खान की बरादरी को पुलवाल की तरफ से उसी घोड़ी के आने के निशानात भी दिखा दिए थे। सरदारों ने अच्छा नहीं किया नजर मोहम्मद। जेजे ने अचानक ही बारूद पर तीली फेंकी और इसकी तवक्का के आन मुताबिक आग भड़क उठी। नजर मोहम्मद के देखते ही देखते उसकी बरादरी के लोग बेकाबू हो गए। उन्होंने फौरन ये मफरूजा कायम कर लिया था कि हमलावर चूंकि पलवाल की तरफ से आए थे, लिहाजा ये कत्ल भी सरदारों ने ही करवाया है। नजर मोहम्मद की आवाज़ यहाँ कौन सुनता था? जोशे गजब में अंधे दर्जनों नौजवान लाठियां, बर्चियां और राइफलें उठाकर पलवाल की तरफ लपके। अभी पलवाल के सरदार जो अगले रोज की कामयाबी के नशे में रात गहरी नींद सोए हुए थे, नींद से बेदार ही हुए थे जब उन्हें फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी। उनके पहरेदार शोर मचा रहे थे कि गाँव पर हमला हो गया। पहले तो सरदार रशीद ने यही समझा कि शायद हमलावर शाहपुर से आए हैं, लेकिन जब उसे इल्म हुआ कि उनका ताल्लुक नत्थू खान के गांव से है तो उसकी हैरानगी की इंतहा न रही। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये लोग क्या पागल हो गए हैं। सरदार रशीद ने चाहा कि हवेली से बाहर जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करे, लेकिन सरदार मुरीद और आलमदाद ने उसे जबरदस्ती रोक लिया। सरदार साहब, ये रियासत शाह की भड़काई आग है, उसकी तरफ एक कदम बढ़ाना भी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। फिल वक़्त सिवाय अपने दफा के और कोई चारा नहीं। मुझे हमलावरों के नारों से एहसास हुआ है कि वो नत्थू खान की मौत का बदला लेने आए हैं। हमने कल ही नत्थू खान से हाथ मिलाया था। मेरा अंदाज़ा है कि रियासत शाह ने नत्थू खान को कत्ल करवा दिया है और इस कत्ल का जिम्मेदार हमें गर्दानने का बंदोबस्त भी साथ ही कर रखा होगा। यह साजिश है सरदार साहब, हमें इसका हिस्सा नहीं बनना है। आप बाहर मत जाइए जब तक मैं दूसरे लोगों के साथ कोशिश करता हूँ कि इस हंगामे को ठंडा कर सकूँ। आलमदाद ने सरदार रशीद को समझाया तो इसे ज़बरदस्त जहनी झटका लगा। ये लोग इतने गिर सकते हैं, उफ मेरे खुदाया। बेसाख्ता इसके मुंह से निकला और वो नज़दीक रखी आरामदेह कुर्सी पर ढेर हो गया। आलमदाद मकान के बगली दरवाजे से बाहर आ गया था। इसने फौरन इलाके के मुअज़्ज़ज़ीन को इकट्ठा करके हमलावरों का गुस्सा ठंडा करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। जेजे तेली ने पलवाल की मस्जिद के इमाम और दूसरी मसाजिद के मौलवी साहिबान को इस तरफ आते देखा तो अंदाज़ा कर लिया कि ये बेल मुंडे चढ़ते नजर नहीं आ रहे। ऐन मुमकिन था कि मामला ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि पलवाल वाली मस्जिद के मौलाना साहब की यह सारा इलाका बहुत इज्जत करता था। कम अज़ कम यहाँ कोई ऐसा नहीं था जो इनकी बात मोड़ सकता, और इस मामले को यहीं ख़त्म नहीं होना चाहिए, उसने सोचा। फजल शाह ने उसे खतीर रकम देकर यह मिशन सौंपा था।
वो जानता था कि नत्थू खान की बरादरी का सबसे अक्लमंद आदमी इस वक्त नज़ीर मोहम्मद है और उसे अब इस बात का यकीन नहीं आ सका कि नत्थू खान को सरदारों ने कत्ल करवाया है। यकीनन उसका जहन दूसरी तरफ सोच रहा होगा और ये बड़ी खतरनाक बात थी। कम से कम इस मरहले पर नज़र मोहम्मद ज़रूर पुलवाल वालों की हाँ में हाँ मिलाएगा और मामला दोनों देहातों की मुश्तरका पंचायत पर छोड़कर वक़्त को टाल दिया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फजल शाह उसे कभी मुआफ़ नहीं करेगा। उसने जेजे को पैसे आग भड़काने के लिए दिए थे, ठंडी करने के लिए नहीं। क्या किया जाए? उसके शैतानी ज़हन ने जल्द ही इस सवाल का जवाब तलाश कर लिया। दूसरे ही लम्हे उसने मजमे में मौजूद अपने 3-4 साथियों को अपने पास बुला लिया और अब 8-10 आदमियों का एक ग्रुप 2 रेडियो में सवार शाहपुर की तरफ उड़ा चला जा रहा था। उन्होंने बज़ाहिर यही तासुर दिया था कि वो हनीफ खान को इसके बाप के कत्ल की खबर देने जा रहे हैं, लेकिन असल में इनके अज़ाइम क्या थे? नज़र मोहम्मद को इसका गुमान भी ना हो सका, वरना वो कभी उन्हें न जाने देता और ख़ुद अपने भांजे को लेकर आता। यूं भी अब बेवकूफ़ों के गिरोह में वही ऐसा था जो सूरत हाल को काबू कर सकता। उसने अपनी यहाँ मौजूदगी को ज़्यादा ज़रूरी ख्याल किया। अगर वो यहाँ से हट जाता तो कई और लाशें भी यहाँ गिर सकती थी। उसका दिल और दिमाग दोनों ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि यह कत्ल सरदारों ने करवाया है, क्योंकि उसे नत्थू खान के कत्ल में सरदारों का कोई मुफाद नजर नहीं आया था। अभी कल ही तो उन्होंने नत्थू खान को अपने साथ शामिल किया था। फिर इन्हें जेजे तेली को इल्म था कि अगर यह साजिश कामयाब न हुई तो फजल शाह इसकी तिक्का बोटी करवा देगा। इस बात में कोई शक नहीं था कि फजल शाह ने रकम देते हुए कभी हाथ न खींचा था, लेकिन वो जिस तरह किसी काम के लिए पैसे दिया करता था उसी तरह रिजल्ट भी अपनी मर्जी के मुताबिक चाहता था। हनीफे सरदारों ने नत्थू को मार डाला। ये थी वो पहली आवाज़ जो हनीफ खान के कानों में सूरे इसराफील की तरह फूंकी गई। वो ज़हरा बाई के साथ सारी रात रंगरलियां मनाने के बाद बड़ी गहरी नींद सो रहा था जब फजल शाह के खास मुलाजिम ने उसे बादल नखास्ता उठाया। क्या क़यामत आ गई है? हनीफ खान बड़े गुस्से में दिखाई दे रहा था। हनीफ खान, हमारी तो मजाल नहीं इस तरह कदम भी रख सके, लेकिन बात ही ऐसी हो गई है। दोनों शाह साहिब शहर गए हुए हैं और तुम्हारे गाँव से 10-15 आदमी आए हैं। वो इस वक्त मिलने पर मजीद हैं, कोई अच्छी खबर नहीं, मुंशी ने हाथ बांधते हुए कहा। फजल शाह ने उसे पहले ही समझा दिया था कि उसने ड्रामे में कौन सा किरदार अदा करना है। दोनों भाई अपनी हवेली में मौजूद थे, लेकिन गांव वालों के लिए दोनों कल शाम ही से शहर गए हुए थे ताकि हनीफ खान को किसी साजिश का शक भी न गुजरे। यूं भी अब इस घिनौने खेल का सबसे अहम एक्ट शुरू होने जा रहा था, जिसे हनीफ खान के हाथों ही अंजाम पाना था। उन्होंने ये साड़ा खड़ाक हनीफ खान को गुमराह करने के लिए ही तो बहलाया था। जैसे ही हनीफ खान कमरे से निकलकर हवेली की बैठक में पहुंचा, जेजा तेली उससे लिपट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हनीफे, गांव के लोग पुलवाल गए हैं, वहां लड़ाई हो रही है। उन शैतानों में से दूसरे ने कहा। क्या हुआ? कैसे हुआ? हनीफ खान को जमीन आसमान गिरते दिखाई दे रहे थे। उसके लिए खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। नत्थू खान के कत्ल की खबर सुनाकर जैसे जेजे तेली ने पिघलता हुआ सीसा इसके कानों में उंडेल दिया था। उसे समझ नहीं आ रही थी क्या करे, किधर जाए। इस इलाके में किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत होगी कि वो नत्थू खान को, इसके बाप को कत्ल कर डाले। उसने तो कभी ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था। किसने मारा मेरे बाप को? उसने चीखते हुए पूछा। हनीफ खान, हमने कातिल को मार डाला है। हम इतने बेगैरत नहीं कि नत्थू खान के कातिल को जिंदा बचकर जाने देते। उसका खुरा उठाया है खोजी ने। कातिल किसी दूसरे इलाके का रहने वाला है, लेकिन वो पलवाल की तरफ से आया था। घोड़ी का खुरा उधर ही से आ रहा है। तेली ने जहर फशानी की। चलो, मैं सालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इनकी नस्ल ही खत्म कर दूंगा। उसने जुनून और गुस्से के आलम में सरदारों को मुगल्लज़ात बकनी शुरू कर दी। हनीफ खान, तुम्हारा इस तरह अकेले जाना ठीक नहीं। शाह साहब, मुंशी ने बड़ी मक्कारी से कहना चाहा। मुंशी, हट जा परे, ये मेरा और सरदारों का मामला है, इसमें कोई तीसरा ना है। हनीफ खान ने कहरालूद नजरों से उसे घूरते हुए कहा। इस तरह खाली हाथ न जाओ हनीफ खान, तुम नहीं समझते शाह साहब मुझे कुत्ते की मौत मार डालेंगे अगर उन्हें इल्म हुआ कि मैंने तुम्हें इस तरह जाने दिया। अगर आदमियों की जरूरत हो तो। मुंशी ने अगला पांसा फेंका। नहीं मुंशी, हम क्या मर गए हैं? इस मर्तबा उसकी बात का जवाब हनीफ खान की बजाय जेजे ने दिया था। अच्छा, ये रख लो, काम आएगा। ये कहते हुए मुंशी ने अपनी कमर से बंधा रिवॉल्वर और गोलियों का पूरा पट्टा उठाकर हनीफ खान को थमा दिया। उसने अपनी दानिश में हनीफ खान के बच निकलने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं छोड़ी थी और बड़ी मक्कारी से एक एक मोहरा बड़ा सोच समझकर ये सारी बाजी खेली थी।
मुंशी को इल्म था कि फजल शाह के खरीदे हुए ये लोग जो इसे वरगलाने के लिए आए हैं हनीफ खान को यहाँ से सीधा पलवाल ले जाएंगे। रिवाल्वर उसके पास मौजूद है, वो यकीनन आतिश इंतकाम से अंधा होकर सरदारों पर हमला करे और मुकाबले में मारा जाएगा। खास कम जहां पाक जो रिवाल्वर उससे बरामद होगा वो गैर कानूनी था और इसका कोई रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं था। किसी को इल्म नहीं होगा कि इसने असलहा कहां से हासिल किया, लेकिन मुंशी को इल्म नहीं था कि मकाफात अमल भी अपना किरदार अदा करता है। इस मरतबा उनका मुकाबला नज़र मोहम्मद जैसे घाघ आदमी से था, जिसने सारी जिंदगी रियासत शाह के बुजुर्गों के साथ बसर की थी और इनकी एक एक रम्ज से आशना था। नज़र मोहम्मद जानता था कि रियासत शाह ने दोनों बाप बेटे का सफाया करने के लिए बड़ा खतरनाक जाल बिछाया है। वो दोनों में से किसी एक को जिंदा रखकर उनकी बरादरी को नहीं वरगला सकता था। उसे अपने कबीले के अगले सरदार को इस साजिश से बचाना था, वरना हनीफ खान की नस्ल का नामो निशान ही मिट जाता। इस वक्त नज़र मोहम्मद इसके 3-4 साथी इमाम मस्जिद के साथ सरदारों की हवेली में मौजूद थे। उन्होंने गाँव के नौजवानों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया था, क्योंकि सरदारों की शक्लों पर एक नज़र डालने से नज़र मोहम्मद को यकीन हो चला था कि यह कत्ल उन्होंने नहीं करवाया। इमाम साहिब ने अपनी जमानत देते हुए नज़र मोहम्मद से कहा था कि अगर कभी मुस्तकबिल में ये इल्ज़ाम सच साबित हुआ तो वो खुद को बतौर मुजरिम नज़र मोहम्मद के सामने पेश करने के लिए तैयार है। मियाँ जी, वो तो मैं भी समझता हूँ कि ये सारी साजिश इन्हीं हरामियों की है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब हम हनीफ खान को इसका शिकार होने से क्यों कर बचाएंगे, क्योंकि अजीज़ तेली और इसके बंदे उसे इतला देने चले गए हैं। अगर ये साजिश ही है तो यकीनन उन लोगों का इसमें अहम किरदार होगा और अब वो हनीफ खान को मरवाने के लिए इस तरफ भेज देंगे। नज़र मोहम्मद ने तशवीश जाहिर की। नज़र मोहम्मद, तुम सिर्फ एक बात जहन पर जोर देकर सोचो कि कातिल को तुम्हारे गांव में किन लोगों ने भागते हुए कत्ल किया। मेरे ख्याल से वही लोग इस साजिश में शरीक हैं, क्योंकि कातिल को अगर जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाता तो वो कुछ बता सकता और इस साजिश की समझ आ जाती। उसे शायद मारा ही इसीलिए गया है कि साजिश करने वाले इस खेल को अंजाम तक पहुँचाने दें। आलमदाद ने पूछा। नज़र मोहम्मद को याद आ गया कि कातिल को इस गांव के तेली अहाते के बाहर कत्ल किया गया था और कत्ल करने वाला भी अजीज तेली के रिश्तेदार ही थे। यही लोग थे जो अब शाहपुर गए थे। नज़र मोहम्मद ने कहा, चलो उठो, फिर देर न करो। अब इस अजाब को टालने की सिर्फ एक ही तरकीब मेरी समझ में आती है। आलमदाद ने कहा, क्या? नज़र मोहम्मद और इसके साथियों ने बेचैनी से पूछा। हम पुलिस के जरिए हर मुमकिन कोशिश करके किसी न किसी तरह हनीफ खान को काबू करवा लेते हैं। हवालात में इससे मुलाकात करके उसे सारी बात समझाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त इसका दिमाग गर्म है और इसे कुछ समझाया नहीं जा सकता। इस मरहले पर वो समझाने वाले को भी अपना दुश्मन ख्याल करेगा। इस दरमियान हम अजीज तेली को काबू कर लेंगे, फिर उससे सारी हकीकत उगलवा कर उसे हनीफ खान के सामने पेश कर देंगे। आलमदाद ने अपना मंसूबा बताया। सब ने उसकी तरफ तहसीन आमेज नजरों से देखा। दूसरे ही लम्हे सरदार रशीद फ़ोन पर एसपी से रब्ता कर रहा था। एसपी साहब उनके रिश्तेदार के अजीज थे। सरदार रशीद ने मुख्तसरन बात समझाकर उनसे मदद तलब की थी और एसपी साहब ने पलवाल के गिर्द मौजूद दोनों थानों को वायरलेस के जरिए अहकाम जारी कर दिए थे। किसी मुमकिन बदमजगी से बचने के लिए शहर से रिजर्व पुलिस भी उस तरफ रवाना कर दी जाए। हनीफ खान फजल शाह के डेरे पर बंधी एक घोड़ी पर ही आंधी और तूफान की रफ्तार से पलवाल की तरफ उड़ा चला जा रहा था। अजीज तेली और इसके साथी बड़ी होशियारी से आहिस्ता आहिस्ता इससे पीछे रह गए थे। इस वक्त दिन करीबन तलू हो चुका था। जोशे इंतकाम में गुमराह हनीफ खान के दिमाग पर एक ही धुन समाई थी कि वह अपने बाप की मैयत को तभी कंधा देगा जब इनके कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचा देगा। पलवाल से कुछ फासले पर उसने रास्ता बदल लिया था और अब खेतों के इस सिलसिले में दाखिल हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ भी मुकम्मल तैयारी की गई थी। जैसे ही वो इस कच्चे रास्ते पर चढ़ा जो यहाँ से सीधा सरदार रशीद की हवेली की तरफ जाता था, अचानक ही रास्ते के दोनों अतराफ छुपे पुलिस के जवानों ने उसे ललकारा। हनीफ खान के लिए इस तरह घेरे में आ जाना कोई ऐसी नई या अनहोनी बात नहीं थी, लेकिन इस वक्त दिन चढ़ा हुआ था और इसने एक लम्हे ही में अतराफ की सूरत हाल का अंदाजा करके देख लिया था कि अब फरार की कोई राह बाकी नहीं बची। शायद सरदारों को यकीन हो गया था कि वो अपने बाप का इंतकाम लेने आएगा, इसलिए बुज़दिलों ने पुलिस को बुला लिया है। इसने सोचा और रुक गया। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।